तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 11। तो जिन लोगों ने अभी तक पहले के एपिसोड नहीं देखे वो पहले के एपिसोड देख लो एंड आप सबको पहले के सीजन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम सब ने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संघ ने जापान के सारे जायंट को डिफीट कर दिया है, लेकिन गेट के अंदर से मानव वेव को निकलने की वजह से संघ डंजन के गेट के अंदर चले जाता है। संघ को उस जगह में जाके ये पता चलता है कि मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग उस जगह में बंधा हुआ है जो संघ को सारी चीजें बता रहा होता है। संघ इस मोनार्क से ये पूछता है कि जो रूलर्स है वो बीस को बार बार क्यों भेज रहे हैं और अब इसके आगे। तो यहाँ जायंट का मोनार्क संघ को ये बताता है कि जैसे मैंने बोला था वो लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो इस वर्ल्ड को बैटल फील्ड में बदल दें एंड वो लोग एक और मोनार्क से फाइट करना चाहते हैं। संघ यहाँ ये कहता है कि मैं तुम्हारी बात को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तुम ये बोल रहे हो कि वो इस अर्थ को बैटल फील्ड में बदलना चाहते हैं मैजिक बीस्ट को बेच के, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करेगा। जायंट का मोनार्क संघ को ये बताता है कि वो लोग सिंपल रीजन की वजह से ये कर रहे हैं, वो तुम्हारे वर्ल्ड को माना से इम्यून करना चाहते हैं। संघ ये सुन के हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि जो मैजिक बीस्ट गेट के अंदर से आते हैं उन्हें कल्च की तरह देखा जाता है और जो माना गेट के अंदर से आता है उसे ब्लेसिंग ग्रुप में देखा जाता है। इस चीज के ऊपर बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं अंटर के अलावा एंड जो ऑब्जेक्ट है वो माना कंटेन करते हैं, जैसे कि माना क्रिस्टल, एसेंस स्टोन और ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सोर्स है एनर्जी का, लेकिन जो रूलर्स है वो इसका यूज कर रहे हैं वॉर के लिए। जायंट का मोनार्क यहाँ संघ को ये भी बताता है कि ये एक बेहतर तरीका है ऐसी जगह में पावर डालने का जिस जगह में पावर है ही नहीं और उन लोगों के ब्लड का यूज करना जो पावर पोजेस करते हैं। तो इसलिए रूलर ने ये डिसाइड किया अपने प्रिजनर को वॉर के लिए यूज करने का एंड जो माना की डेस्टिनी है वो हर दिन ग्रो होती जा रही है। और तुम यहाँ ये बोल सकते हो कि वो मैजिक बीस्ट के ब्लड से एक फ्रूट की खेती कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड बनाए। वो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जो वॉर के शॉक वेव से डिस्ट्रॉय ना हो। संघ यहाँ सीरियस होती हुई ये कहता है कि तुम्हारा वॉर से क्या मतलब है। जायंट का मोनार्क संघ को ये बताता है कि इसका मतलब ये है कि रूलर्स और मोनार्क का रीमैच और बहुत ही जल्दी तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वो एक लिविंग हेल बन जाएगा। संघ ये सुन के बहुत ज्यादा शौक में चल जाता है एंड यहाँ जायंट का मोनार्क ये भी बताता है कि इस जगह में टाइम नहीं बचा है और जैसे उन सबको ये पता चलेगा कि हम दोनों मिले हैं तो जो रूलर्स और मोनार्क है वो चुपचाप नहीं बैठेंगे एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो रूलर्स के एनवी है उनने काम करना चालू भी कर दिया हो। संघ यहाँ जायंट के मोनार्क को ये कहता है कि तुम ये बात बार बार बोल रहे हो कि वो लोग मेरे पीछे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है। ये सुन के मोनार्क ऑफ जायंट ये कहता है कि सही में तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तो जो तुम पावर पोजेस कर रहे हो वो तुम्हारी नहीं है और फैक्ट ये है कि ये पावर तुम्हें मिली है, इसका मतलब ये है कि इसके राइटफुल ओनर ने मोनार्क को धोखा दिया है, इसलिए तुम मोनार्क और रूलर्स के दुश्मन बन गए हो। लेकिन कुछ भी हो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साइड में रह के फाइट करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। संघ इस जगह में कुछ भी नहीं बोलता है एंड यहाँ संघ थोड़ी देर के बाद ये कहता है कि तुम्हारी सिंपली भी मेरे साथ रहने की है तो तुम मेरे शैडो सोल्जर बन जाओ। लेकिन इस जगह में हम ये देखते कि मोनार्क ऑफ जायंट एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वो संघ के अंदर किसी चीज को देखता है और यहाँ मोनार्क ऑफ जायंट आंख बंद करके संघ की तरफ फिर से देखता है तो उस जगह में संघ ही होता है। ये देख के जायंट का मोनार्क मनी मन कहता है कि वो क्या था जो मैंने एक सेकंड पहले देखा। इसके बाद मोनार्क ऑफ जायंट ये कहता है कि जो मोनार्क और रूलर की बॉडी है वो एस्ट्रल है, तो उन्हें मारेंगे तो उनकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए वो शैडो में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इसलिए मैं तुम्हारा एक शैडो सोल्जर नहीं बन सकता। मैंने यहाँ तुम्हें इनफ रीजन दे दिया है मेरी मदद करने के लिए। संघ अपने डैगर को निकालते हुए मनी मन कहता है कि ये जो सिचुएशन है मैं इसे अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन क्यों मुझे अनईजी फील हो रहा है, शायद मैंने यहाँ किसी चीज को अनदेखा कर दिया है। मोनार्क ऑफ जायंट कहता है कि मुझे इन चेन से रिलीज करो। यहाँ हमें देखते कि संघ ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और जायंट और मोनार्क की तरफ जाने लगता है और ये कहता है कि तुमने ये बोला है कि तुम मेरे साथ कर रहोगे, मैंने सही कहा ना। जायंट और मोनार्क कहता है कि हाँ, अगर तुमने यहाँ मेरी मदद की तो मैं तुम्हारे फेवर को रिटर्न करूंगा एंड ये जो डील है वो दो मोनार्क के लिए एकदम फेयर है। संघ यहाँ मोनार्क ऑफ जायंट के जो हाथ के चेन है उन्हें काट देता है। मोनार्क ऑफ जायंट यहाँ मनी मन कहता है कि यहाँ थोड़े से सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा था कि मैंने उसे देखा है, क्या मैंने उसे बस इमेजिन किया था वहाँ। आगे संघ मोनार्क ऑफ जायंट को ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम इंसानियत के साथ खड़े रहोगे, लेकिन इस जगह में हम ये देखते कि जायंट और मोनार्क इस जगह में कुछ भी नहीं बोलता है। संघ ये देख के ये कहता है कि तुम क्यों कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ये इसलिए तो नहीं है कि तुम प्लेस ऑफ ट्रस्ट की वजह से कुछ भी नहीं बोल रहे हो। संघ यहाँ ये देखता है कि जायंट और मोनार्क के सर के ऊपर एक एसेंट स्टोन है एंड यहाँ संघ जायंट और मोनार्क को ये कहता है कि जो एसेंट स्टोन तुम्हारे
गर्दन में है, जब तक ये तुम्हारे पास है, जब तक तुम्हें रूलर्स की वॉइस सुनाई देगी। और यहाँ तुम्हें इंसानों को मारने के लिए बोला गया है, मैंने सही कहा ना, जैसे बाकी बीस्ट को बोला गया है। यहाँ मोनार्क ऑफ जायंट ये समझ जाता है कि संजन वू को उसके ऊपर शक हो गया है, इसलिए जायंट ऑफ मोनार्क अपने हाथ से संग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे संग इजिली डॉज कर लेता है और कहता है कि मैं हमारी डील को खत्म करता हूँ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि संग अपने डैगल से मोनार्क ऑफ जायंट के ऊपर स्टेप कर देता है और कहता है कि तुम्हें जिंदा रखना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है और यहाँ तुम कैलेमिटी बन सकते हो। ये सुन के जायंट ऑफ मोनार्क ये कहता है कि नहीं, तुम इस जगह में गलत हो, मैं कैलेमिटी नहीं हो, तुम हो। ये सुन के संग कुछ भी नहीं बोलता है। इस मौके का फायदा उठा के जायंट ऑफ मोनार्क संग के ऊपर अपने मुंह से अटैक करता है, लेकिन यहाँ संग फिर से उसे डैगल से स्टेप कर देता है और यहाँ हमें देखते हैं कि जायंट ऑफ मोनार्क के मुंह से खून निकलने लगता है। एंड यहाँ जायंट ऑफ मोनार्क अपने हाथ से फिर से संग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन संग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और मोनार्क ऑफ जायंट के ऊपर लगातार स्टेप करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि इस जगह में जायंट ऑफ मोनार्क की हालत एकदम खराब हो जाती है और यहाँ जायंट ऑफ मोनार्क संग को ये कहता है कि जो ह्यूमन रेस है और जो निसावी ऑफ द केओस है, उनकी फाइट ऐसी चलती रही तो ये जो वर्ल्ड है वो एक जंग का मैदान बन जाएगा जिसमें खून ही खून है। मैं ये प्रे करता हूँ कि तुम जिसे भी बचाना चाहते हो वो जल के राख हो जाए इस हेल फायर में। संग जायंट ऑफ मोनार्क को ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड इसके बाद संग मोनार्क ऑफ जायंट की गर्दन को काट देता है। एंड यहाँ संग को नोटिफिकेशन आता है कि उसने डंजन के बॉस को डिफीट कर दिया है और सिस्टर संग को ये बताता है कि आपने 9 मोनार्क में से एक मोनार्क को डिफीट कर दिया है। एंड इस जगह में संग को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है जिसे कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। संग यहाँ एसन स्टोन को देखते हुए ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा है कि मुझे शैडो सोल्जर नहीं मिलेगा, लेकिन इसे मैं अपने प्राइस के रूप में रख लेता हूँ। एंड इस जगह में देखते हुए जो संग की लेवल होती है वो 8 लेवल बढ़ जाती है और जो मोनार्क ऑफ जायंट है वो यहाँ से गायब होने लगता है। एंड यहाँ संग भी डंजन से बाहर जाने लगता है और यहाँ जो संग की लेवल है वो 122 हो जाती है। इसके बाद यहाँ से सिंसिट होता है, हमें क्रिस्टोफर रीड के घर में ले जाया जाता है और जो क्रिस्टोफर रीड है वो एक नेशनल लेवल हंटर है। एंड इस जगह में क्रिस्टोफर रीड इन दोनों को देख के ये कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज के दिन मुझसे कोई मिलने आने वाला है और यहाँ इससे मिलने के लिए डिप्टी डायरेक्टर और मिस लेनर आई है। क्रिस्टोफर रीड इन दोनों को ये कहता है कि आप दोनों से मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। डिप्टी डायरेक्टर क्रिस्टोफर को ये कहते हैं कि हमें तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है तो इसलिए यहाँ से सबको जाने के लिए बोल दो। ये सुन के क्रिस्टोफर अपनी मेट से ये कहता है कि किसी को भी मेरे रूम के पास आने मत देना जब तक ये दोनों यहाँ से जाते नहीं है। ये फीमेल मेट ये कहती है कि मैं समझ गई सर। आगे हम ये देखते कि ये लोग क्रिस्टोफर के रूम में आ जाते हैं और यहाँ क्रिस्टोफर ये कहता है कि आप लोगों को इस जगह में क्या चीज ले आई है। अगर आप यहाँ एसरिंग गेट के बारे में बात करने के लिए आए हैं जो ईस्ट कोस्ट में स्पॉन हुआ है तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ। मिस रेनर यहाँ ये कहती है कि हम उस वजह से इस जगह में नहीं आए हैं, ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस है। ये सुन के क्रिस्टोफर ये कहता है कि ऐसी चीज क्या है जो एसरिंग गेट से भी ज्यादा सीरियस है। मिस रेनर यहाँ ये बताती है कि क्रिस यहाँ फ्यूचर में ये चांस है कि तुम मर सकते हो। क्रिस्टोफर ये सुन के अपनी चाय को नीचे रख देता है और यहाँ सीरियस होते हुए ये कहता है कि मिस रेनर मैं आपका ग्रेटफुल रहूंगा जो भी आपने मेरे लिए किया है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि हम मजाक करने वाले टर्म्स में हैं और यहाँ आप सीरियस हो कि कोई इतना केपेबल है जो मुझे मार सके। मिस रेनर ये कहती है कि मुझे रिसेंटली तुम्हारे बारे में एक ड्रीम आया था। क्रिस्टोफर मिस रेनर को ये कहता है कि आप इस जगह में देखो, लेकिन मिस रेनर ये कहती है कि तुम उस ड्रीम में बहुत सारे लोगों से गिरे हुए थे। क्रिस्टोफर रीड गुस्से से ये कहता है कि सही में आप एक सिली सी ड्रीम के लिए इस जगह में आई हो। मैं आपके पुराने काम के बारे में अच्छे से जानता हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप अवेक होने के बाद एक यूनिक एबिलिटी को पोजेस करते हो क्योंकि आप फिजिक्स का यूज करते हो। मिस रेनर इस जगह में कुछ भी नहीं बोलती है। क्रिस्टोफर रीड यहाँ ये भी कहता है कि मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। मिस रेनर ये सुन के ये कहती है कि मैंने अपने ड्रीम में साफ साफ वो देखा था। क्रिस्टोफर ये सुन के एकदम परेशान हो जाता है और वो ये कहता है कि आप बार बार इस ड्रीम के बारे में बोल रही हो। ठीक है, मैं ये बात को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, तो अब मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए? क्या आप ये बोल रही हो कि उस जगह में कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है? मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, इसलिए इस जगह में कुछ भी नहीं हो सकता। मिस रेनर ये कहती है कि हमें ये लगता है कि उस जगह में कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और वो है संजिन वो जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सुन के क्रिस्टोफर वो ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद यहाँ से सिंसिट होता है, हमें संजिन वो के पास ले जाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि संग डंजन के अंदर से बाहर आ जाता है। एंड इस जगह में संग ये कहता है कि किंग को मारने का मेरा डिसीजन सही था और उसकी जो पावर थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे स्पेशल चेन से बांधा गया था। एंड में उसे अलाउ करता डंजन के बाहर आने का तो ये जोकिंग का काम हो सकता था। मैं यहाँ बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ कि ऐसा होने से पहले ही मैंने इसे देख लिया था। इसके बाद संग मनी मन कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है उसे ये पता चल जाता है कि संजिन ने जायंट को डिफीट कर दिया है। सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि एक न्यू नेशनल लेवल हंटर आ गया है, लेकिन जब जीजू आइलैंड का रेड हुआ था, जब कोरिया के लोग ही बस इस चीज के बारे में बात कर रहे थे
और एक जो जाइंट चाइना की तरफ गया था उसे लियू जी कांग ने डिफीट कर दिया। और जो जापानीज सेंट्रल एसोसिएशन के चेयरमैन है उनने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है एंड उनने जो एक्शन लिए थे उनने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन उनकी ये एक्शन का रीजन जो था वो अभी भी अननोन है क्योंकि उनने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और दूसरी साइड यूएस गवर्नमेंट ने ऐसे रंग रेड को क्लियर करने की खुशी में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है एंड इस पार्टी के अंदर एक अंडर ये कहता है कि शायद जो जाइंट थे वो एस रैंक थे, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है उनने बहुत सारे पैसे लगाए इस पार्टी में। इसके साइड वाला अंडर कहता है कि मैं ये जानता हूँ ये रेड इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं थी एंड इस जगह में देखते हैं कि इनके पास थॉमस आंद्रे आ जाता है और कहता है कि गाइस तुम लोगों को हमारी शर्त याद है ना कि तुम मुझे अपनी यार्ड दोगे और तुम मुझे अपना हाउस दोगे एंड यार तुमने क्या लगा था यहाँ फिर से बताना। वो तीसरा अंडर ये कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ थॉमस आंद्रे उसके एकदम पास में जाके ये कहता है कि ये तुम्हारे पास एक अच्छी दिखने वाली टाई है। ये अंडर डरते हुए ये कहता है कि मैंने शर्त नहीं लगाई है, लेकिन यहाँ थॉमस आंद्रे ये कहता है कि मैं तुम्हारी टाई को चाहता हूँ, लेकिन ये अंडर फिर भी कहता है कि मैंने शर्त नहीं लगाया है। आगे हमें देखते कि थॉमस आंद्रे ने उससे टाई ले ली होती है और यहाँ थॉमस आंद्रे लोड़ा से ये पूछता है कि तुम्हें ये टाई कैसे लग रही है। लोड़ा कहती है कि ये देखने से एक्सपेंसिव दिख रही है, लेकिन ये जो आपके व्हाइट टी शर्ट है इसके ऊपर ये सूट नहीं हो रही है। ये सुन के थॉमस आंद्रे वो टाई को फेंक देता है और कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। और यहाँ लोड़ा ये कहती है कि उसे छोड़ो हमारे पास एक परेशानी आ गई है। तो जो इंटरनेशनल गिल्ड का कॉन्फ्रेंस होने वाला है उस लिस्ट में जिस जिसको इन्वाइट किया है उसकी लिस्ट आ गई है एंड उस लिस्ट के अंदर आजिन गिल्ड भी है जो कोरिया से है। थॉमस आंद्रे यहाँ ये पूछता है कि आजिन गिल्ड किसका है। लोड़ा यहाँ ये बताती है कि ये जो गिल्ड है उसे संजीव ने बनाया है। थॉमस आंद्रे यहाँ हंसते हुए ये कहता है कि लगता है कि वो स्टेज में आने वाला है। इसके बाद हमें जापान में ले जाया जाता है जहाँ हम ये देखते हैं कि संग के पीछे शैडो जाइंट होते हैं एंड यहाँ जिनो ये कहता है कि सर ये इनक्रेडिबल है। संग इन जाइंट शैडो को देखते हुए ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा बुरी बात है कि इनमें से एक ओशन की दूसरे साइड है, लेकिन तब भी मैंने इस बैटल के जरिए अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लिया है। यहाँ सारे आर्मी ऑफिसर इन सारे शैडो को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं एंड यहाँ एक सोल्जर ये कहता है कि ये संजिन वू की एबिलिटी है। जिनो ये सुन के स्माइल करता है और मन ही मन कहता है कि इस जगह में सबको बहुत ज्यादा सरप्राइज है उनकी पहली बार पावर देख के। लेकिन यहाँ पीछे से हानिकावा ये कहती है कि सर ये आपके लिए है। जिनो यहाँ ये कहता है कि अगर तुम संजिन वू को ढूंढ रही हो तो वो उस जगह में है, लेकिन यहाँ हानिकावा ये कहती है कि मिस्टर वू ये कॉल आपके लिए है। जिनो कॉल को लेके ये कहता है कि हेलो मैं जिनो बात कर रहा हूँ। आगे हम यहाँ ये देखते हैं कि जिनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड यहाँ जिनो संग को ये कहता है कि सर मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे कोरिया वापस जाना होगा। संग भी ये सुन के हैरान हो जाता है और जिनो से ये पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। जिनो यहाँ संग को ये बताता है कि मुझे सारी डिटेल नहीं पता है, लेकिन मुझे कॉल में ये बोला गया है कि फैमिली इमरजेंसी है इसलिए जल्दी वापस आ जाओ। आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ हानिकावा ये कहती है कि हम आपको एयरपोर्ट में छोड़ देते हैं। जिनो यहाँ संग को ये कहता है कि सर मैं जा रहा हूँ। संग कहता है कि ठीक है। जिनो यहाँ हेलीकॉप्टर में मनी मन कहता है कि मैंने अपनी मदर की इतनी सेक करती हुई वॉइस को नहीं सुना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उस जगह में क्या हुआ है। नहीं रुको, मुझे इस जगह में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये इतना भी सीरियस नहीं होगा। एंड यहाँ हम ये देखते कि जिनो कोरिया आ चुका है और जो जिनो को फादर का सिक्योरिटी होता है वो जिनो को यहाँ लेने आया था एंड ये जिनो को ये भी कहता है कि जिनो मेरे साथ चलो, फ्रंट साइड में कार पार्किंग है। और यहाँ जिनो को फादर का सिक्योरिटी ये भी कहता है कि तुम्हें ऐसे मौके में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ रास्ते में एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनो ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है और उससे ये कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जिनो के फादर का सिक्योरिटी ये कहता है कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन जो चेयरमैन म्यून का ने वो इंटरनल चैम्बर में चले गए हैं। आगे हम ये देखते कि ये लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं। यहाँ जिनो अपने फादर को आवाज लगाने लगता है। जिनो के फादर का सिक्योरिटी ये कहता है कि तुम्हें उनके ज्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हंटर अपने माने को कंट्रोल नहीं कर सकते वो उनके पास गए तो जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। जिनो यहाँ निराश होते हुए कहता है कि ऐसी बात है, मुझे यहाँ ये लगता है कि मैं हमेशा की तरह यूजलेस सन हूँ। जिनो के फादर का जो सिक्योरिटी होता है वो जिनो को एक फाइल देता है। जिनो यहाँ ये पूछता है कि ये क्या है। सिक्योरिटी यहाँ जिनो को ये बताता है कि चेयरमैन अपना कुछ काम कर रहे थे बेहोश होने से पहले, मैं इसे होल्ड करके इसलिए रख रहा था क्योंकि अगर वो उठ जाते तो वो इसके बारे में पूछते, लेकिन अभी के टाइम में मुझे ये लगता है कि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है मुझसे। यहाँ हम देखते हैं कि जिनो इस फाइल को खोलता है। जिनो ये देखता है कि इस फाइल के अंदर ढेर सारे आर्टिकल होते हैं। जिनो ये देख के ये कहता है कि वो ये कहते हैं कि जो एप्पल है वो ट्री के ऊपर से नहीं गिरा है। ये देख के ऐसा लग रहा है कि उन्हें आर्टिकल कलेक्ट करने की आदत है। जिनो के फादर का सिक्योरिटी यहाँ ये बताता है कि आपके जो फादर थे वो आपकी बड़ी सिस्टर, आपके और आपके भाई के जहाँ भी आप तीनों ने पार्टिसिपेट किया है उनने उससे रिलेटेड चीजों को संभाल के रखा है एंड ये आपका मोस्ट रिसेंट अचीवमेंट है। और ऐसी बात नहीं है कि चेयरमैन आपको प्यार नहीं करते हैं और वो आप लोगों के ऊपर ज्यादा ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। जिनो ये सुन के एकदम रोने लगता है। आगे हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी जिनो को ये कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए। जिनो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है
है कि ठीक है, लेकिन इस जगह में जिनो अचानक से कुछ नोटिस करता है एंड सीधा पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता है। सिक्योरिटी जिनो से ये कहता है कि इस जगह में कुछ गलत है क्या? जिनो कहता है कि कुछ नहीं है। ये बोल के ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं और इस जगह में हम संग को देखते हैं जो कैमोफ्लेज की एबिलिटी का यूज कर रहा होता है। एंड यहाँ संग ये कहता है कि जिनो तुम इस वाटर वर्क से क्या कर रहे हो, यानी कि संग यहाँ जिनो के रोने के ऊपर ही बात कर रहा होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि संग जिनो के फादर के रूम में आ जाता है और कहता है कि आप मेरे दिल को तोड़ रहे हो। आगे हम ये देखते हैं कि संग होली वाटर ऑफ लाइफ को जिनो के फादर को पिला देता है। एंड यहाँ हॉस्पिटल के बारे में ये देखते हैं कि यहाँ जिनो की बड़ी बहन आई है एंड इस जगह में जिनो की बड़ी बहन भी बहुत ज्यादा उदास होती है, लेकिन इस जगह में जिनो की बहन यहाँ संग को नोटिस करती है और संग को पीछे मुड़ के देखती है और मनी मन कहती है कि ये मैन तो वो है। आगे हम ये देखते हैं कि जो जिनो के फादर है वो उठ गए हैं। यहाँ जिनो की बड़ी बहन खुशी के मारे यहाँ रोने लगती है। जिनो के फादर अपने डॉटर से ये कहते हैं कि तुम ये बोल रही हो कि मैं इंटरनल चैम्बर से जाग चुका हूँ। एंड इस जगह में एक डॉक्टर ये कहता है कि एक पेशेंट जो इंटरनल चैम्बर से उठा है ये सिंपली मैंने कभी भी नहीं सुना है। दूसरा डॉक्टर यहाँ ये कहता है कि मीडिया को ये बात पता चली तो ये चीज उनके लिए फील्ड डे जैसा होगा। इसके बाद हमें संग के पास ले जाया जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है और स्माइल करते हुए यहाँ से जाने लगता है। एंड यहाँ संग जाते हुए ये भी कहता है कि ये बहुत जल्दी है, लेकिन जिनो हैप्पी बर्थडे। और जो ये एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। एंड जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।